नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि इस समय हम सीरीज जो हम लोग कर रहे हैं वो सीरीज कौन सी है? हमारी यूपी पीसीएस सीसैट की है, जिसको हम लोग सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। और इसकी पहली क्लास यानी कि पहला जो हमारी क्लास थी वो पीवाईक्यूज की हो गई थी। और आज बेसिकली जो हम लोग करेंगे वो करेंगे वर्ष 2013 का पीवाईक्यूज। देखो, पहले भी मैंने आपसे कहा था कि पूरे सी सेट को यानी कि जो आपके प्रश्न 100 आते हैं इसमें से जो है रीजनिंग और मैथ का सेक्शन जो होगा वो पार्ट 2 में होगा और वो शिवम सर कराएंगे। और उसके अलावा जितना सेक्शन आपका बचता है वो चाहे कम्युनिकेशन का हो या फिर हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, वो सारा सेक्शन जो है मेरे द्वारा कराया जाएगा। आपको पूरे सेक्शन में जहां लगेगा कि ये समझाने वाली चीज है वो समझाई जाएगी। लेकिन आपसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हो सके तो आप लोग एक बार कम्युनिकेशन वाले चैप्टर को एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एक बार। और प्लस इंग्लिश में जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है उसको देख लीजिएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख लीजिएगा। बाकी तो इंग्लिश में ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आते जो आप नहीं कर पाओगे, कर ले जाओगे, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वाले प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि फिर यहां पर मैं समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा होता चला जाएगा। इसलिए आप लोग एक बार उसको देख लीजिएगा, हम सिर्फ उसका आंसर बताएंगे। बाकी कम्युनिकेशन वाले में भी जहां लगेगा कि यहाँ पर समझाने वाला है वहां पर समझा दिया जाएगा। बाकी चीजें आप जो है देखते रहेगा कि कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो हो सके तो कम्युनिकेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा। हालांकि कम्युनिकेशन बीच में ये जब हमारा पीवाईक्यूज हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा, तो एक कोशिश करेंगे हम लोग कि आपको कम्युनिकेशन पढ़ा दिया जाए, है ना। ये सेक्शन बेसिकली क्या होता है, टफ माना जाता है, लोग नहीं समझ पाते हैं कम्युनिकेशन, जिसको हम लोग संप्रेषण बोलते हैं। और संप्रेषण के बारे में अगर बात करें तो पिछली क्लास में हमने आपको संप्रेषण बताया था कि जो कम्युनिकेशन होता है अर्थात जो बातचीत होती है, संप्रेषण जो होता है वो किस प्रकार होता है। तो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि 3 प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं। अगर आपको ध्यान हो एक बार जरा दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है। देखो, हमने आपको कम्युनिकेशन 3 प्रकार का बताया था, ठीक है। कम्युनिकेशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संप्रेषण बोलते हैं, ठीक है। इसमें हमने आपको कहा था ये 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, इसके पहले क्या होता है कि मैं बोल रहा हूं, यानी मैं आपके सामने बैठा हूं, कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति जो है यहां पर ए नाम का है, ठीक है, और यहां पर एक व्यक्ति क्या है, वी नाम का है, ठीक है। तो ये जो ए नाम का जो व्यक्ति होगा, ठीक है, इससे अगर कम्युनिकेट कर रहा है, ये इससे कुछ कह रहा है, ये वाला व्यक्ति, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इसको हम लोग प्रेषक बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम? प्रेषक बोलेंगे, ठीक है। और जो व्यक्ति सुन रहा है, ठीक है, ये बेसिकली क्या होगा, श्रोता होगा या रिसीवर होगा। इसको क्या बोलेंगे, श्रोता बोल देंगे हम लोग, ठीक है, और या फिर इसको रिसीवर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि जो बोलेगा, जो चीज कहीं पर कुछ डिलीवर करेगा वो क्या कहलाएगा, प्रेषक कहलाएगा। जो बातचीत सुनेगा वो श्रोता कहलाएगा या रिसीवर कहलाएगा, राइट। जैसे मैं अभी आपको मैं कुछ समझा रहा हूं तो मैं क्या हो गया, मैं प्रेषक हो गया, और आप क्या हो गए, आप श्रोता हो गए, यानी कि आप रिसीवर हो गए, आप मेरी बात को सुन सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मेरे और आपके बातचीत के दौरान क्या होता है, कई बार क्या होता है, कुछ डिस्टरबेंस हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल परसों मैं क्या कर रहा था, क्लास ले रहा था करंट अफेयर्स की, और करंट अफेयर्स क्लास में क्या हुआ, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ और बीच बीच में क्या हुआ, वॉइस प्रॉब्लम आने लगी, एक तरीके से नॉइज प्रॉब्लम आने लगी। ये क्वेश्चन भी आएगा नॉइज प्रॉब्लम वाला। तो कई बार क्या होता है कि जब कम्युनिकेशन हो रहा होता है तो कम्युनिकेशन में क्या होता है, कई बार बैरियर्स आ जाते हैं, कई बार बाधाएं आ जाती हैं, और प्रॉपर तरीके से जो संदेश होता है, जो आप तक पहुंचाना होता है, वो किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाता है। तो कम्युनिकेशन, पहली बात तो कितने प्रकार का होता है ये हमें समझना होगा। कम्युनिकेशन क्या होता है ये समझ गया आपने। संप्रेषण क्या होता है कि भाई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ समझाएगा। अब यहां पर एक व्यक्ति के अलावा कोई सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, राइट। ये बात समझना है। तो अब थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन के टाइप्स कितने होते हैं। बेसिकली से 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। क्या? इंट्रापर्सनल। देखो, इसको ध्यान से जरा समझना, ठीक है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। दूसरा क्या होता है इसमें, जो दूसरा होता है बेसिकली आपका, वो क्या होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। क्या होता है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक।
एक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, और एक जो होता है थर्ड नंबर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग दरअसल ग्रुप कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है, ग्रुप कम्युनिकेशन। ओके, चलो, तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन यानी कि INTRA, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इसको हम लोग अंतरावैयक्तिक जो है संप्रेषण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतरावैयक्तिक संप्रेषण। अंतरावैयक्तिक संप्रेषण में क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो केंद्र में होता है, व्यक्ति क्या होगा? केंद्र में होगा, और इसमें क्या होगा, जो कम्युनिकेशन होगा बेसिकली वो कम्युनिकेशन, वो संप्रेषण बेसिकली स्वयं से होता है, अर्थात व्यक्ति स्वयं में केंद्र में होगा और वो अपने आप से ही कम्युनिकेशन करता है। जैसे कि जब आप योग करते हो, प्राणायाम करते हो, ध्यान करते हो, तो दरअसल क्या करते हो, आप अपने आप में खोते हो, आप अपनी अंतरात्मा को जानते हो, समझते हो, उससे बात करते हो, ईश्वर से बात करते हो, अंतर्ध्यान ध्यान करते हो। तो अंतर ध्यान में क्या होता है, कोई बाहरी जो है एलिमेंट नहीं होता है, बल्कि आप स्वयं केंद्र बिंदु में होते हो, सेंटर पॉइंट में होते हो, और अपनी बातों को आप ठीक ढंग से समझते हो। दैट्स कॉल्ड क्या? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि बेसिकली एक या दो लोग होते हैं बेसिकली। ठीक है, जैसे क्या कहते हैं, ए नाम का कोई व्यक्ति है, प्रेषक है, और इसके सामने क्या है, कोई वी नाम का बैठा हुआ है व्यक्ति। ठीक है, तो इसमें जो कम्युनिकेशन होगा बेसिकली वो क्या होगा? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, जिसको अंतरव्यक्तिक कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, फीडबैक जो है तुरंत मिल जाता है। क्या होता है? फीडबैक। क्या? फीडबैक। सही, सिंपल सी बात है कि ए वाला व्यक्ति बी से कोई बातचीत कर रहा है, तो इसकी बात का इस पर क्या असर पड़ा, क्या इंपैक्ट पड़ा? फीडबैक दे देगा, भाई हाँ हाँ ठीक है, ओके, समझ में आ गई आपकी बात, हाँ हाँ ठीक है, नहीं समझ में आया, यानी कि फीडबैक आ जाता है, कोई खास बीच में बाधा उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा लोग तो होते नहीं है, तो इसमें फीडबैक जल्दी आता है। तीसरा जो कम्युनिकेशन होता है, ग्रुप कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, यानी कि समूह संप्रेषण इसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? अंतरवैयक्तिक बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे? समूह संप्रेषण बोलेंगे इसको। राइट, तो इसमें क्या होगा बेसिकली, इसमें एक से अधिक लोग होंगे। अगर ए प्रेषक है यहां पर, तो यहां पर बी होंगे, सी होंगे, डी होंगे, ई होंगे, एफ होंगे, और इस प्रकार के कम्युनिकेशन में बेसिकली क्या होता है, जो क्या कहते हैं, बाधाएं होती है, वो बहुत प्रकार की होती हैं, बाधाएं होती हैं, और बाधाएं बहुत होने से क्या होता है कि फीडबैक जल्दी नहीं आ पाता है, प्रॉब्लम होती है, बीच में कुछ पॉल्यूशन आ जाएगा, कहीं प्रॉब्लम कुछ और हो जाएगी, तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी। राइट, तो ये एक बेसिक था आपको कम्युनिकेशन बताने का। बाकी हम लोग बाद में जब PIP हमारा 2023 तक का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो है बेसिकली हम लोग क्या काम करेंगे कि हम लोग जो है कम्युनिकेशन वाले चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, और डिसीजन मेकिंग वगैरह भी कोशिश करेंगे कि उसको भी मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो CSAT का एक मेजर जो पोर्शन है आपका वो हो जाएगा। बाकी हिंदी आपकी बेहतर होगी, नो डाउट, आप लोग आरोग्य तैयारी कर ही रहे होंगे, मुझे पता है, तो वहां से हिंदी आपकी बेहतर हो जाएगी। बाकी चीजें भी हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। राइट, तो मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या अब आपको आने वाली है, और अब हम आते हैं सीधे तौर पर जो है क्लास पर अपने, और देखते हैं कि क्या कुछ जो है आज हमें यहां से करना है। ठीक है, चलो सीधे शुरुआत करते हैं हम लोग। ये हालांकि हमने पहली क्लास में आपको समझाया था कम्युनिकेशन वाले पोर्शन, ठीक है, लेकिन फिर भी आज हमने बता दिया बेसिक के लिए, कोई बात नहीं। चलो पहले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आपके PYQs में या आपके बुक्स में अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि जो सीरीज होती है ABCD 4 सीरीज होती हैं, तो जो सीरीज होती है हो सकता है अलग हो, कई बार क्वेश्चन में थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। चलो पहला क्वेश्चन क्या है कि संप्रेषण के प्रक्रम में प्रथम चरण कौन सा होता है। ठीक है, प्रथम चरण कौन सा होता है ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो जो प्रथम चरण होता है वो बेसिकली इस 4 ऑप्शन में से पूछा कि कौन सा होता है। तो इसमें जो एग्जाम्पल दिया है इसके अनुसार जो है इसका पहला जो चरण होगा वो क्या होगा, कूट संकेतन का होगा। किसका होगा? कूट संकेतन का होगा, अर्थात इनकोडिंग का होगा। किसका होगा? इनकोडिंग का होगा। ये वाला ऑप्शन होगा इसका राइट। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, कूट संकेतन बोलते हैं। एक बात मैं यहां पर आपको बता दूं कि जब आप कम्युनिकेशन के चैप्टर को पढ़िएगा तो कोशिश करिएगा कि इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन वाले चैप्टर्स में क्या है कि जो हिंदी की टर्मिनोलॉजी है वो बेसिकली क्या है, बहुत टफ है, और ऐसे में क्या होगा कि आप आते ही प्रश्न को गलत कर सकते हो। जैसे अब कूट संकेतन यहां पे लिखा है, यहां पे इनकोडिंग लिखा है। इनकोडिंग शायद आप आसान से समझ सकते हो, आसानी से, लेकिन कूट संकेतन शायद आप ना समझ पाओ। ठीक है, तो क्या होता है कि जो संप्रेषण होता है उसके प्रक्रम में जो पहला जो चरण होता है इसके अनुसार क्या होता है, इनकोडिंग होता है। लेकिन इसके पहले जो मेन जो प्रक्रम होता है वो होता है क्या होता है,
वो होता है आपका सोर्स का, यानी कि इसके पहले सोर्स होगा। क्या होगा? सोर्स। सोर्स होगा। सोर्स के बाद क्या होगा? इनकोडिंग होगी। फिर क्या होगा? इनकोडिंग। ठीक, इसको समझते जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। और इनकोडिंग के बाद क्या होगा, ये आप बताओ कि अगर दिमाग में आप लगाओ कि इनकोडिंग के बाद क्या होगा, तो इनकोडिंग के बाद क्या होगा? फिर ये मैसेज होगा, ये वाला होगा मैसेज, MESSAGE, मैसेज होगा। और मैसेज के बाद क्या होगा? आप सोचो कि भाई पहला सोर्स हो गया, ठीक है, यानी कि सेंडर हो गए, इसको सेंडर भी बोल सकते हो, सोर्स या सेंडर, सोर्स या सेंडर। फिर इनकोडिंग हो गया, मैसेज हो गया आपका। मैसेज के बाद क्या होगा? मैसेज के बाद बेसिकली होगा आपका जो है मीडियम होगा। क्या होगा? मीडियम, MEDIUM। और मीडियम के बाद क्या होगा? मीडियम के बाद बेसिकली क्या होगा? आपका डिकोडिंग होगा। क्या होगा? डिकोडिंग होगा, ये वाला डिकोडिंग, डिकोडिंग होगा। और डिकोडिंग के बाद यानी कि कोई किसी मैसेज को डिकोड कर लिया गया है, और डिकोडिंग के बाद फिर क्या होगा? रिसीविंग होगा। इसको समझ लेना, आता एग्जाम में, RECEIVING, ये वाला। ठीक, तो यानी कि संप्रेषण के प्रक्रिया में दरअसल ये प्रक्रिया है। पहला सेंडर या सोर्स होगा, फिर इनकोडिंग होगा, फिर मैसेज होगा। क्या होगा? मैसेज होगा। फिर मीडियम होगा। क्या होगा? मीडियम होगा। फिर डिकोडिंग होगा, और फिर बाद में क्या होगा? रिसीविंग हो जाएगा। इसको सही से लिख देता हूं, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। रिसीविंग, RECEIVING। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये कई बार आपके एग्जाम पूछा है कि संप्रेषण के प्रक्रम में कौन सा चरण पहले होता है। जो चरण होता है, पहले सेंडर या सोर्स होगा, जहां से कम्युनिकेट मतलब जो स्टार्टिंग होगा, है ना, कहीं से तो संदेश भेजा जाएगा ना, तो जो संदेश जो भेजने वाला होगा वो क्या होगा? सोर्स होगा, कोई सेंडर होगा, कोई सेंड करेगा। फिर क्या होगा? इनकोडिंग उसकी होगी, फिर मैसेज होगा, फिर मीडियम होगा कि कौन सा माध्यम क्या है उसका, फिर उसे डिकोड किया जाएगा। डिकोड करने के बाद फिर क्या होगा? रिसीव किया जाएगा। तो लास्ट में क्या होगा? रिसीव। तो ये जो चीजें यहां पर दे रखी है, इसको आप लोग एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सही उत्तर। चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित संप्रेषण के पक्षों में बेमेल पद ज्ञात कीजिए। बेमेल पद को आपको बताना है कि दरअसल बेमेल पद कौन सा है। तो इसमें अगर आप चारों ऑप्शन को देखोगे तो क्या हो? संप्रेषण में दरअसल पहुंच वाला भी होगा, विषयों की प्राथमिकता होगी, बाधाएं भी होती हैं, लेकिन व्यवहार का अर्थ ये कोई मैच नहीं कर रहा है संप्रेषण में। दैट्स मींस कि ऑप्शन नंबर डी जो है क्या होगा? इसका राइट हो जाएगा, यानी कि ये बेमेल नहीं करता है। बाकी संप्रेषण में पहुंच, विषयों की प्राथमिकताएं और बाधाएं होती हैं। हमने आपको बताया ही कि बाधाएं किस प्रकार से होती हैं। नॉइज की बाधाएं हो सकती हैं, कुछ और बाधाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अंतर वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है? अंतरवैयक्तिक यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में देखो यहां पे लिखा भी है, which one of the following can create a problems in building interpersonal relationship, यानी कि जो अंतरवैयक्तिक जो वो होता है, संबंध होते हैं, इसके निर्माण में समस्या कौन उत्पन्न कर सकता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में? तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो पहला क्या है? शर्मिलापन, दूसरा सांवेगिक परिपक्वता, फिर दृढ़तापरकता, तदनुभूति। इसमें से जो ए ऑप्शन आपका दे रखा है, ए वाला, ये शर्मिलापन, अगर शाइनेस है, फॉर एग्जांपल अगर आपके भीतर क्या है? शाइनेस है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो रहा है, जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, एक तरीके से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो रहा है हमारा आपका, ठीक है, 1 to 1 हम आपसे बात कर रहे हैं। तो अगर मेरे अंदर शाइनेस है, शर्मिलापन है, तो मैं अपनी बात को आप तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। ये क्या है? बाधक है, बैरियर है। क्या? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में अगर प्रेषक के भीतर, यानी कि जो मैंने जो यहां पर आपको बताया था, कहां पर ये क्या था? प्रेषक है। अगर इस प्रेषक के अंदर क्या है? शर्मिलापन है, इसके भीतर क्या है? शर्मिलापन है, तो इसकी बात बी तक नहीं पहुंच पाएगी, आधी रह जाएगी, सही तरीके से अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पाएगा। इसलिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में अपने आप को बहुत ही मजबूती के साथ पेश करना होता है, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी शाइनेस के, शर्मीलेपन के, बिना किसी और चीज के। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलो ये हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है,
किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों एवं स्तरों से परे जाता है वह कहलाता है। वो क्या कहलाता है? तो उसे बेसिकली हम लोग, अगर आप कम्युनिकेशन के वाले चैप्टर्स को पढ़ोगे तो उसे बेसिकली हम लोग विकर्ण संप्रेषण क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? विकर्ण संप्रेषण बोलते हैं, यानी कि डायगोनल कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, क्या? डायगोनल कम्युनिकेशन यानी कि विकर्ण संप्रेषण इसको बोलते हैं, यानी कि किसी संगठन में जो प्रकारों एवं स्तरों से, ठीक है, यानी कि जो अक्रॉस फंक्शन एंड लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज, यानी कि कम्युनिकेशन दैट स्कर्ट्स अक्रॉस फंक्शन एंड लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज डायगोनल कम्युनिकेशन। इसको याद रखिएगा, ये पॉइंट में नोट कर लीजिए, है ना। ये शॉर्ट नोट्स आपका बनता रहेगा कि इसमें ये वाला पॉइंट होगा, तो डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए, राइट। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अंतरवैयक्तिक संप्रेषण के निम्नलिखित, यानी कि इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन होता है के निम्नलिखित प्रतिमानों में से किसमें समानता संबंध संपोषित होता है? क्या? समानता संबंध संपोषित होता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति के पास भिन्न क्षेत्रों पर प्राधिकार भी होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि संतुलित विभाजन प्रतिमान, समानता प्रतिमान या असंतुलित विभाजन प्रतिमान या एकाधिकार प्रतिमान। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात संतुलित विभाजन प्रतिमान। यानी कि क्या होगा कि जो ये प्रतिमान निम्नलिखित हैं इनमें से जो समानता संबंध संपोषित होता है परंतु प्रत्येक व्यक्ति के पास भिन्न क्षेत्रों पर प्राधिकार भी होता है, वो दरअसल संतुलित विभाजन प्रतिमानों में होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसको नोट एक लाइन में फटाक से कर लीजिए तुरंत, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित संप्रेषण संजालों में किस समूह का प्रत्येक सदस्य केवल अपने से निकटतम सदस्य से ही संप्रेषण कर सकता है? देखो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न बेसिकली क्या होता है ना, कई बार आपके एग्जाम में क्या है पूछा गया है, क्या किया गया है, पूछा गया है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो है क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि दरअसल जो है क्या क्या इसमें पॉइंट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो पूछा है कि निम्नलिखित संप्रेषण में संजालों में, यानी कि जो संप्रेषण संजाल है इसमें से किसमें समूह का प्रत्येक सदस्य केवल अपने से निकटतम सदस्य से ही संप्रेषण कर सकता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा श्रृंखला कम्युनिकेशन। क्या हो जाएगा? श्रृंखला कम्युनिकेशन, यानी कि चेन नेटवर्क। क्या? चेन नेटवर्क। और चेन नेटवर्क में क्या होता है जरा एक बार देख लो फटाक से। चेन नेटवर्क में क्या होगा कि एक्स बीच में होगा, ठीक है, एक जो है सुपर जो है अधिकारी होगा, और फिर क्या होगा, फिर जो होगा ऐसे होगा, ठीक है, ये होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो क्या लिखा था संप्रेषण में, क्या था कि प्रत्येक सदस्य केवल अपने से निकटतम सदस्य में ही, यानी कि जो श्रृंखला कम्युनिकेशन होता है उसमें प्रत्येक जो सदस्य होगा वो अपने निकटतम सदस्य से ही बात कर पाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो ये इसको क्या बोलेंगे, इस प्रकार के कम्युनिकेशन को, ये क्या हो गया चेन कम्युनिकेशन, ठीक है। क्या हो जाएगा? चेन नेटवर्क बोलेंगे इसको, चेन नेटवर्क। कई बार पूछा है, यानी कि चेन नेटवर्क में बेसिकली क्या होता है कि जो व्यक्ति होगा वो अपने निकटतम सदस्य से ही बात कर पाएगा, किसी अन्य से बात नहीं कर पाएगा। चैन में होंगे लोग, बैठे होंगे, सीरीज होगी, श्रृंखला बनी होगी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दूसरे की, यानी कि ए पॉइंट जो है, अच्छा इसका ऑप्शन तो श्रृंखला संजाल हो जाएगा, ठीक है, राइट। लेकिन अब इसमें 3 और दे रखे हैं, इनको भी समझ लो क्योंकि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। एक होता है क्या, चक्र संजाल। क्या होता है? चक्र संजाल। ये भी क्या होता है आपके एग्जाम के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है। और चक्र संजाल में क्या होता है, चक्र संजाल में बेसिकली क्या होगा, अच्छा ये समझ में आ गया ना। चलो इसको हम हटा देते हैं, पहले इसको हटा दो। अब चक्र संजाल में क्या होगा बेसिकली, चक्र संजाल में क्या होगा, यहां पर x, ठीक है, और ये रख लो, ये रख लो, ये रख लो, ये रख लो, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली, एक व्यक्ति बीच में होगा, ठीक है, क्या होगा, बीच में होगा। और इस प्रकार का जो आपका जो चैन होती है इसको बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली हम इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में प्रयोग करते हैं। किसमें? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। यानी कि यही जो व्यक्ति जो होता है मेन, जो मेन मुखिया होता है, ये क्या होता है, मेन होता है।
और इसके बाहर सब लोग होते हैं, ठीक है। और इसमें मेन भूमिका जो किसकी होती है, इसकी होती है, बाकी किसी की भूमिका नहीं होती है, इसी के इर्द गिर्द सारी चीजें होती हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली चक्र कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, चक्र कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं। पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, एक होता है आपका वायु संजाल। क्या, वायु संजाल, ये भी आपके एग्जाम के लिए क्या होता है। अब जैसे वायु कैसे होता है, वायु बेसिकली ऐसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है, इस प्रकार से, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, देखो जरा इसको फटाक से, देखो इसको भी एक बार जरा देख लो फटाक से, वायु संजाल में क्या होता है। देखो ये होगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। यानी कि कभी कभी क्या होता है, ये जो वायु संजाल है, देखो वायु शेप का बन गया, नहीं बन गया कुछ वायु शेप का। इसमें बेसिकली क्या होता है, वायु शेप जो चेन होती है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब कोई ऐसी योजना बनाई जाए या कुछ ऐसा कार्य किया जाए जिसका प्रभाव एक से अधिक डिपार्टमेंट्स में हो, ठीक है। यानी कि ये भी किसी डिपार्टमेंट का अधिकारी है, ये भी किसी डिपार्टमेंट का अधिकारी, ये भी कहीं किसी डिपार्टमेंट का अधिकारी है। तो बेसिकली क्या होता है कि यहां पर क्या होता है कि कोई कार्य किया जाए या कोई योजना बनाई जाए जिसका इंपैक्ट अन्य विभागों पर भी पड़ता हो, ठीक है। दैट्स कॉल्ड वायु चेन, या फिर उसे हम क्या बोलेंगे, वायु श्रृंखला या वायु संजाल भी बोलेंगे। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, एक और बचता है आपके पास, क्या है वो, वृत्त संजाल। क्या बोलेंगे इसको, वृत्त संजाल, या जो है इसको सर्कल चैन भी बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं, या चैन बोल लीजिए, ठीक है, कुछ भी बोल लीजिए। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, वृत्त संजाल में, इसमें बेसिकली जो मीटिंग्स वगैरह आपकी होती हैं, क्या होती हैं, जो मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग जो ऑर्गेनाइज की जाती है, कॉन्फ्रेंसेस जो ऑर्गेनाइज कर जाती है, वो बेसिकली वृत्त संजाल में ही होती है। आपने लोगों ने मीटिंग में क्या देखा होगा कि सामने एक व्यक्ति बैठा होगा, उसके सामने एक व्यक्ति बैठा होगा, राइट हैंड में कोई बैठे होंगे, लोग बैठे होंगे, लेफ्ट हैंड में लोग बैठे होंगे, नहीं बैठे होंगे। तो शेप कैसे बनेगा उसका, कुछ इस प्रकार से बनेगा। जरा देखो कि वृत्त संजाल कैसे होता है। देखो वृत्त संजाल कैसे होगा, और वृत्त संजाल कहां पर उपयोग किया जाता है, कॉन्फ्रेंस वगैरह में। देखो जैसे व्यंजन रिंग बनाते हो ना, सेम जस्ट लाइक वैसे ही ये होगा, ठीक है। सॉरी, कुछ इस प्रकार से, ठीक। इसमें बेसिकली जो है ज्यादा बातचीत बेसिकली अगल बगल वाला कर पाएगा, बाकी बातचीत नहीं कर पाओगे। तो ये जो वृत्त संजाल होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको सर्कल नेटवर्क बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, सर्कल नेटवर्क, CIRCLE, सर्कल नेटवर्क इसको बोलेंगे, सर्कल नेटवर्क। ये बेसिकली कहां पर प्रयोग किया जाएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले कि वृत्त संजाल का उपयोग कहां पर किया जाता है। आपको तुरंत बताना है कि जब कहीं पर कोई क्या हो, कॉन्फ्रेंस हो, कोई बहुत बड़ी मीटिंग हो, वहां पर दरअसल हम लोग क्या करते हैं, वृत्त संजाल अर्थात सर्कल नेटवर्क का हम लोग यहां पर इस्तेमाल करते हैं। यहां पर ऐसे व्यक्ति लोग बैठे होंगे, मीटिंग वगैरह अगर आप लोगों ने शायद कहीं कोई जगह जॉब में होगा तो आपको पता होगा किस प्रकार से मीटिंग अटेंड की जाती है। तो ये क्या हो गया, वृत्त संजाल हो गया। और ये मैंने जो बता दिया कि आपको कहां कहां पर इसका प्रयोग किया जाता है, राइट। तो कोई दिक्कत आपको यहां पर, समस्या मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई होनी चाहिए आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। अब एक क्वेश्चन आपके सामने है कि जब व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि उनके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा सकता है, क्या किया सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है, तो वे एक प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं जिसे कहा जा सकता है। यानी कि कोई एक व्यक्ति है और उसको यह लगता है कि दरअसल जो उसके विचार हैं, थॉट्स हैं, उसको रोका जा रहा है, प्रतिबंधित किया जा रहा है, उसके ऑप्शंस को खत्म किया जा रहा है। तो पूछा है कि इस प्रकार की वो किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं जब उसे आभास हो जाता है कि मुझे प्रतिबंधित किया जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बेसिकली हम बोलेंगे, यानी कि जो उसकी प्रतिक्रिया होगी, जो उसका रिएक्शंस होगा, उसे बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे मनोवैज्ञानिक प्रतिघात, यानी कि साइकोलॉजिकल रिएक्शंस। क्या होगा, साइकोलॉजिकल रिएक्शंस होगा उसका। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यानी कि जब
किसी के विचारों को, किसी के भावों को प्रतिबंधित किया जाता है, किसी के ऑप्शंस को ब्रेक किया जाता है, तो उसकी जो प्रतिक्रिया होती है, जो उसका जो रिएक्शंस होता है, वो कैसा होता है? साइकोलॉजिकल रिएक्शंस होता है, अर्थात मनोवैज्ञानिक प्रतिघात जो है रिएक्शन के रूप में, प्रतिक्रिया के रूप में सामने आता है। राइट, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है वरिष्ठ कनिष्ठ। क्या? वरिष्ठ कनिष्ठ संबंध में वैयक्तिक या गैर वैयक्तिक सूचना का प्रकटन कहलाता है। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है और इसी क्या बोलेंगे हम? अनौपचारिकता बोल देंगे, यानी कि इनफॉर्मेलिटी बोलते हैं। कब? जब इसे कब बोलेंगे? जब वरिष्ठ कनिष्ठ संबंध में वैयक्तिक या गैर वैयक्तिक सूचना का प्रकटन होता है, तब उसे हम लोग बोलेंगे, यानी कि जो सुपीरियर एंड जो सबऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है, उनके जो रिलेशनशिप होती है उसको क्या बोलेंगे इस टाइप में? ठीक है, हम लोग बोलेंगे इनफॉर्मेलिटी, यानी कि अनौपचारिकता। और अनौपचारिकता में क्या होती है? बातचीत जो होती है बेसिकली बहुत तेजी के साथ फैलती है, वहां पर कोई ब्रेक नहीं लगता है। अनौपचारिक कम्युनिकेशन जो होता है, अनौपचारिक कम्युनिकेशन यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में बेसिकली क्या होता है? अगर बात एक जगह एक व्यक्ति से दूसरे तक जाती है तो वो फैलती बहुत तेजी से है, आप उसको बीच में ब्रेक फिर नहीं कर पाते हो। अनौपचारिक कम्युनिकेशन की एक खास बात होती है, इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया इसका राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कौशल किसी के साथ निकट मित्रता को बनाए रखने में सहायक होता है? ये क्वेश्चन बेसिकली आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है? जरूरी चीज होती है। कैसे? क्या पूछा क्वेश्चन, जरा ध्यान से पढ़ना कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल, आखिर ऐसी कौन सी स्किल है कि किसी के साथ निकट मित्रता को बनाए रखने में सहायक होता है? अगर किसी का मित्रवत संबंध बना रहे उसके लिए क्या जरूरी होता है? क्योंकि आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि संबंध मित्रवत नहीं हो पा रहे हैं, दिक्कतें हो रही हैं, प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे में कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत जरूरी होती है कि जिससे संबंध क्या हो? मित्रवत बने रहें। तो उसके लिए बेसिकली क्या है? उसके लिए दरअसल क्या है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना, जो कि आजकल नहीं है। आजकल संबंध क्यों टूटते हैं, ब्रेक क्यों होते हैं? क्योंकि हम उस संबंध को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। सामने वाले को जब जरूरत होती है तब हम उसकी मदद के लिए नहीं जाते हैं। और क्योंकि आज का जो हर रिश्ता है वो क्या है? वो कहीं ना कहीं कुछ एक्सपेक्ट करता है आपसे, ठीक है, और एक्सपेक्ट जब करता है, जहां पर जिस रिलेशन में एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो रिलेशन कभी दूर तक चल ही नहीं सकता है। इसलिए मैं एक बात कहता हूं कि विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस रिलेशनशिप में आना चाहिए। आप किसी से कुछ भी चाह मत रखो, और सामने वाले को जब नीड हो आपकी, आप उसके लिए हमेशा मानवता के नाते, अपनेपन के नाते आप उसके सामने सम्मुख उपस्थित हो, तो ऐसा संबंध क्या होगा? मित्रवत होगा और वो दूर तक चलेगा। यही बेसिकली प्रश्न पूछा था कि इसमें क्या जरूरी होता है। ठीक है, तो इसका बी वाला उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाकी चीजें उधार लेना, इससे क्या मित्रवत चीजें होंगी? बढ़िया होंगी? नहीं होंगी। सत्य अभिप्रेरणा नहीं होगा इससे, ठीक है, पावर की वजह से कुछ नहीं होगा। पार्टी में प्रसन्न रहना, ये सब भी बकवास चीजें हैं। ये मेन है बी वाला, मदद के लिए तैयार रहना, है ना, किसी की मदद के लिए। कहा जाता है, लाइन है कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है, जो दुख में भी न घबराए उसे इंसान कहते हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है, इंसानियत इसी को कहते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, इसमें बेसिकली कुछ समझना नहीं है, जस्ट लाइक थ्योरेटिकल पोर्शन, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर आपको बताना है कि दरअसल जो कूट दिया गया है उसमें से कौन सा सही व्याख्या करता है बेसिकली। ठीक है, तो कथन क्या है कि लोग और उनकी समस्याएं क्या होती है? विलक्षण होती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हर व्यक्ति की अपनी समस्याएं होती हैं, विलक्षण रूप में होती हैं, टफ होती हैं, शायद ही कोई इसको समझ पाए। इसके अलावा कारण क्या है? कारण इसका दिया गया है कि सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है। यह है इसका क्या? राइट आंसर। और मतलब ये इसका क्या है? कारण है। और अब आपको बताना है कि इसमें से सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो इसके अनुसार अगर देखा जाए बेसिकली, तो इसका उत्तर जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, ये वाला इसमें ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है।
एक बुक में एक पीवाईक्यू है उसमें डी ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ए वाला ऑप्शन होगा, सही होगा, ठीक है, बट एक बुक में डी वाला भी सही दिया है। अब क्या बेसिकली सही है ये आयोग के ऊपर है। एक बार आप लोग आयोग अगर 2000 जो है इसके 13 की अगर पीवाईक्यूज वाले मतलब वो होगा आंसर की होगी तो एक बार आप लोग मैच कर लीजिएगा कि इसका उत्तर बेसिकली इसमें आयोग ने क्या दिया था 10 नंबर क्वेश्चन। इसको मैं भूल गया था, मुझे लगा था कि मैं बाद में देख लूंगा, फिर मेरे माइंड से स्लिप कर गया। तो ये क्वेश्चन आप लोग एक बार जरा जो मेंस अगर आपके पास आंसर की होगी या फिर मैं ही अगले वाले वीडियो में आपको मैं बता दूंगा इसको, ठीक है, ध्यान रखना बस इसको। तो मेरे अकॉर्डिंग ए वाला ऑप्शन होगा, लेकिन किसी किसी में डी वाला ऑप्शन भी सही दिया गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है प्राप्त किए गए संदेश में कोई विचलनशीलता जिसकी पूर्व कथन स्रोत पर नहीं किया जा सकता है गुणारोपित की जाती है। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि किस प्रकार कम्युनिकेशन में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, क्या इसका रीजन है बेसिकली, ठीक है। क्या लिखा है कि प्राप्त किए गए संदेशों में यानी कि जो रिसीव मैसेज होता है आपके पास, जो बात आप तक आती है, में कोई विचलनशीलता मतलब एक तरीके से मतलब डिस्टर्बेंस है ना, एक तरीके से में कोई विचलनशीलता जिसका पूर्व कथन स्रोत पर नहीं किया जा सकता गुणारोपित की जाती है, तो ये बेसिकली कोलाहल पर होगा यानी कि नॉइज पर होगा। मैंने आपको बताया ना अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था आपको कि बेसिकली क्या होता है कि जब कम्युनिकेशन में क्या होता है ए से बी के बीच में क्या होगा, जब कोलाहल इसके बीच में क्या हो जाएगा कोलाहल होगा, अगर कोलाहल होगा यानी ये क्या है, ये है आपका प्रेषक और ये क्या है श्रोता है यानी कि रिसीवर है, और इसके बीच में अगर कम्युनिकेट करने के बीच में अगर डिस्टरबेंस है तो आवाज नहीं आएगी, जैसे परसों नरसों हुआ था उसमें करंट की क्लास में, ठीक है, बीच में नॉइज प्रॉब्लम हो गई थी, आवाज की प्रॉब्लम, बहुत सारे कमेंट्स आ गए कि सर क्लास में वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, सर आवाज नहीं आ रही है वगैरह वगैरह। तो मतलब क्या होता है कि कोलाहल जो होता है, जो नॉइज प्रॉब्लम है, ये कम्युनिकेशन को क्या करती है, डिस्टर्ब करती है यानी कि विचलनशीलता इसमें उत्पन्न कर देती है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अब इसमें सूची में मिलाना है आपको, एक तरफ संचार के प्रकार दिए हैं यानी कि ये कम्युनिकेशन का क्या है टाइप है, तो शब्द में कम्युनिकेशन क्या आता है लिख करके, मतलब शब्दों के उससे, फिर लिखित है, फिर संकेत के माध्यम से, दैहिक हाव भाव है, ठीक है, फिजिकल जो होता है चीजें होती हैं वो होता है, आप इशारे से किसी से बात कर रहे होते हो, संकेतों के माध्यम से बात कर रहे होते हो, लिख कर देते हो शब्दों के माध्यम से, ये है इस प्रकार। अब आपको इसको इससे चर से मिलाना है, ठीक। तो अगर आप पाएंगे तो आप देखेंगे कि जो शाब्दिक जो होता संचार का प्रकार होता है वो बेसिकली इसमें से 1 2 3 4 में से ये जाएगा आपका शाब्दिक वाला, किसके साथ, ये जाएगा आपका जो है भाषा प्रवाहिता के साथ, यानी कि ए का क्या हो जाएगा 2। अब यहां पर देखो ए वाला 2 में कौन कौन है, तो ए वाला 2 ए में हो जाएगा, ए वाला 2 बी में हो जाएगा, और ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे क्योंकि डिसमैच करते हैं, तो यानी कि सी और डी तो नहीं होगा, यानी कि ए और बी होगा। अब इसमें से देखते हैं कि कौन सा सही होगा, फिर बी वाले ऑप्शन पे आ जाओ। तो जो लिखित है क्या है, जो लिखित है ये बेसिकली मुझे 2 पता है, यानी तो लिखित वाला हो जाएगा किसके साथ, 4 के साथ, यानी कि संज्ञानात्मक क्षमता के साथ। तो देखो बी वाला 4 में किसके साथ है, तो बी वाला 4 में बी वाले ऑप्शन में है, यानी कि अब जो है चूंकि 2 मुझे एग्जैक्ट सही पता है तो यानी कि ये बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा सही हो जाएगा। फिर सी वाला किसके साथ मिल जाएगा, सी वाला फर्स्ट के साथ मिल जाएगा, यानी कि संकेत जो होगा सामाजिक सांस्कृतिक कारक से हो जाएगा, और जो है डी वाला फिर 3 के साथ हो जाएगा, अर्थात दैहिक हाव भाव है वो अंतर्निहित अर्थ में आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला राइट हो जाएगा। इसको एक बार नोट्स बना लीजिएगा, हो सकता है कि यही सेम क्वेश्चन उलट पुलट कर आपसे पूछ ले, तो ये आपको पता होना चाहिए कि संचार के जो प्रकार है और उसके जो चर हैं वो इस प्रकार से मैच करेंगे। इसको तुरंत कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे बहुत से निर्णय परिस्थिति के अप्रासंगिक पक्षों उदाहरणत वह सुनिश्चित ढंग जिसमें कोई मुद्दा प्रस्तुत किया जाता है से प्रभावित होते हैं, यह गोचर कहलाता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें ये इसे हम क्या बोलेंगे, इसे गढ़ने के रूप में, अर्थात इसको हम फ्रेमिंग के रूप में जानेंगे। किसके रूप में, फ्रेमिंग के रूप में। यानी कि अब देखो अब गढ़ने के रूप में लिखा है, शायद आप ना समझ पाओ कि गढ़ने का रूप क्या होता है, तो फ्रेमिंग बोलते हैं। गढ़ना मतलब क्या, फ्रेम करना किसी को, कहते हैं यार कुछ गुनना, कुछ बुनना, फ्रेम करना, ठीक है, तो वो उसको हिंदी में गढ़ना बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड फ्रेमिंग। तो यानी कि हमारे बहुत से निर्णय परिस्थिति के अप्रासंगिक पक्षों से प्रभावित होते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे मतलब यह गोचर क्या कहलाता है, उसे बोलेंगे हम लोग बेसिकली, यानी कि द फिनोमेना कॉल्ड इज फ्रेमिंग। इस पूरे फिनोमेना को क्या बोलेंगे,
अब देखो गोचर शब्द आ गया, आप कहोगे यार क्या है गोचर, क्या है गोचर, यही दिक्कत होती है, इसलिए मैंने कहा था कि इंग्लिश एक बार जरूर पढ़िएगा। तो क्या लिखा है, दिस फिनोमेना कॉल्ड, दिस फिनोमेना क्या, कॉल्ड, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, फिनोमेना बोलेंगे गोचर को। तो ये हो जाएगा फ्रेमिंग, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आप लोग जरा इस क्वेश्चन को दिमाग लगाइएगा कि क्या होगा इसमें पूछा है क्वेश्चन कि XYZ कंपनी के प्रबंध निर्देशक श्री वसु ने, कौन, श्री वसु ने 5 व्यक्तियों असित, वरुण, चंद्रा, डैनी और इस्ता से नई परियोजना में उनकी अभिरुचि के संबंध में पूछा, उन्हें उत्तर मिला। असित क्या कह रहे हैं उस योजना के बारे में, हम में से किसी की रुचि नहीं है उस परियोजना में पर्टिकुलर। वरुण ने कहा कि हम में से 1 की रुचि है, चंद्रा ने कहा कि हम में से 2 की रुचि है, डैनी ने कहा हम में से 3 की रुचि है, इस्ता ने कहा हम में से 4 की रुचि है। और फिर पूछा है कि अपने अनुभव के आधार पर श्री वसु, ये वसु होगा, श्री वसु जानते हैं कि जिनकी रुचि है वह केवल वही सत्य बोलते हैं और अन्य झूठ बोलते हैं। नई परियोजना में कितनों की रुचि है, इस हिसाब से अगर आप देखेंगे नाप तोल करके सब कुछ दिमाग लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी वाला से हो जाएगा। अर्थात जो है 1 लोग जो है बेसिकली इनकी रुचि होगी, बाकी जो है नहीं होगा इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, ये एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने दिया है, हिंदी में मैं पढ़ता हूं और फिर आपको सोच के बताना है कि इसका सही उत्तर बेसिकली क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, आपने अपनी कॉलोनी की टूटी फूटी सड़कों की मरम्मत के लिए राज्य सिविल कार्य विभाग से अनुरोध किया, इन सड़कों की अभी तक मरम्मत नहीं की गई है। ठीक है, आपकी कॉलोनी की सड़क टूटी हुई है लेकिन मरम्मत नहीं हुई है। आपके द्वारा दायर किए गए आरटीआई आवेदन पत्र के उत्तर में अधिकारी के रिकॉर्डों में दिखाया गया कि मरम्मत की गई है और इसके लिए ठेकेदार को भुगतान भी कर दिया गया है। यानी कि आपके मोहल्ले की सड़क टूटी फूटी हुई थी, आपने आरटीआई लगाया, आरटीआई में उत्तर आया कि आपके घर की सड़क को बना दिया गया है, पैसा ठेकेदार को दे दिया गया था, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने अधिशासी अभियंता जो होते हैं, जो आपके इंजीनियर होते हैं, से मिलने का प्रयास किया, किंतु वह किसी ना किसी बहाने आपसे मिलने से कतराता रहा। इस बीच ठेकेदार ने आपसे संपर्क किया और आपको धमकी दी कि यदि आपने आगे कोई कार्यवाही की तो इसके भयंकर परिणाम होंगे। उसने आश्वासन दिया कि यदि आप खामोश रहे तो आपके घर की आसपास और उससे जुड़ी सड़क की मरम्मत कर दी जाएगी। ठीक, अब आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आप निम्नलिखित में से क्या कार्यवाही करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके घर के सामने की सड़क टूटी हुई थी, ठीक है, नहीं बनी, ठीक है, बजट पास हो गया था, आपने आरटीआई लगा दिया, आरटीआई में बात सामने आई कि आपके घर के सामने की सड़क ऑलरेडी बन चुकी है, पैसा ऑलरेडी अलॉट कर दिया गया था। आप अधिशासी अभियंता के पास जाते हो, मिलने का समय मांगते हो, वो नहीं मिलता है आपसे क्योंकि सिंपल सी बात है पैसा खा लिया होगा। दूसरा, आप इसी बीच क्या होता है कि ठेकेदार आपसे संपर्क करता है क्योंकि ठेकेदार ही बनवाएगा, सिंपल सी बात है, बिचौलिया तो वही रहेगा। फिर ठेकेदार को मालूम चलती होगी बात कि भाई आप लगे हुए हो इसके लिए, तो ठेकेदार क्या करता है, आपको धमकी देता है और कहता है कि भाई अगर तुम चुप रहोगे तो आपके घर के सामने की सड़क और आपके अगल बगल की सड़क बना दी जाएगी, लेकिन आपको शांत रहना होगा। तो अब आपसे पूछा कि बेसिकली आपका डिसीजन ऐसे में क्या होगा, ये आपको बताना है तुरंत। आपके सामने ऑप्शंस क्या दिए गए हैं कि धमकी की परवाह न करते हुए अधिशासी अभियंता और ठेकेदार के विरुद्ध लिखित शिकायत करेंगे। ठीक, आपके सामने ये ऑप्शन है, ये करेंगे आप, या फिर चुप रहेंगे और ठेकेदार इस प्रस्ताव को मान लेंगे कि आपके घर आसपास की सड़क की मरम्मत कर दी जाए। कुछ लोग टेंशन नहीं लेना चाहते हैं तो शायद ये वाला ऑप्शन मान लें, या फिर आप क्या काम करेंगे, आप पहल कर अपनी कॉलोनी के लोगों को इकट्ठा करके सिविल अधिकारियों तथा ठेकेदार के विरुद्ध एक संयुक्त ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। ठीक, और डी ऑप्शन क्या है कि अपना आवास एक बेहतर कॉलोनी में स्थानांतरित करने की सोचेंगे जहां उत्तरदायी एवं बेहतर नागरिक एजेंसी की सेवाएं उपलब्ध हों। इस हिसाब से जो एग्जैक्ट आपका उत्तर होना चाहिए देखा जाए तो यह भी हो सकता है ए वाला ऑप्शन, लेकिन ये वाला ऑप्शन एग्जैक्ट सही नहीं है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है यह ज्यादा सही है, क्योंकि मामला बेसिकली केवल आपका नहीं है, वो सामूहिक मामला है, पूरे कॉलोनी का मामला है। समझदारी इसमें यह है कि आप सिर्फ अकेले ना करके आप जो है सामूहिक रूप से जो है जो अधिशासी अभियंता हैं और जो ठेकेदार हैं उनको जो है एक क्या करें, सभी लोग मिल करके उनके विरुद्ध क्या करें, एक संयुक्त ज्ञापन जो है प्रस्तुत करें। ठीक है, वो किसी को भी प्रस्तुत कर सकते हैं, आप अपने जिले के जो आपके नेता होंगे आप उनको दे सकते हैं, या डीएम के माध्यम से आप मुख्यमंत्री तक या जो उच्चस्थ अधिकारी या जो भी लोग होंगे आप उन तक
पहुंचा सकते हैं। ये ऑप्शन क्या होगा, बेस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि मामला सामूहिक का है, आपका इंडिविजुअल नहीं है, तो इसलिए ज्यादा अपने आप में 30 मार्क का नहीं बनना है, ठीक है। ज्ञापन अपने आप में क्या होता है, एक बेहतर ऑप्शन होता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई मुद्दा चल रहा होता है तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि डिस्ट्रिक्ट जो है जहां पर डीएम ऑफिस होता है उसके आसपास लोग बैठते हैं, सिविल लाइंस में बैठते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, फिर ज्ञापन जो है डीएम के माध्यम से जो है अलग अलग मंत्रियों तक या उच्च अधिकारियों तक पहुंचाते हैं अपनी बात को, राइट। ये सबसे बेहतर तरीका होता है, ठीक है ना, समझ गए बात। चलो आगे चलो, नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति किसी निर्णय के वांछित लक्ष्य के बारे में काफी कम जानता हो और जब निर्णय के विकल्प अस्पष्ट हो, मतलब स्पष्ट नहीं हो, तो ऐसी परिस्थिति क्या कहलाती है। सिंपल सी बात है, 4 सुन दिए गए हैं, निश्चित, जोखिम भरी, अनिश्चित, संदिग्ध। सिंपल सी बात है, संदिग्ध होगी भाई साहब, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं इसमें। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी निर्णय के वांछित लक्ष्य के बारे में काफी कम जानता हो कि क्या रिजल्ट होगा और जब निर्णय के विकल्प अस्पष्ट हो, यानी कि ऑप्शंस भी क्लियर नहीं हो, क्लेरिफाई नहीं हो कि क्या ऑप्शंस होगा, तो ऐसी परिस्थिति को, ऐसी सिचुएशन को क्या बोलेंगे कि संदिग्ध मामला है भाई, टेंशन हो रही है यहां पे, हमें नहीं चीजें पर कंफर्म है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समूह निर्णय लेने की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें से बाकी जो 3 ऑप्शन देख रहे होंगे ये हैं, ठीक है, यानी कि सदस्य विचारों की वर्धित विविधता प्रस्तुत करते हैं, सदस्य समाधान की वर्धित स्वीकृति की ओर ले जाते हैं, सदस्य प्रभावकारी होते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है ये नहीं होगा था, सदस्य कार्यकुशल होते हैं, ये वाला इसमें नहीं होगा, राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या आ गया, अब आपके सामने दरअसल क्या आ गया, पैराग्राफ आ गया, ठीक है। अब आपको इसका उत्तर देना है। अब ऐसे में यानी कि जहां पर आपको जो है चीजों को आंसर पैराग्राफ के माध्यम से देना हो, ध्यान रखिएगा, ऐसे में पैराग्राफ को आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है, उसके बाद अपने उत्तर देना है। कई बार क्या होता है, जो प्रश्न पैराग्राफ से पूछा जाता है वो बेसिकली इनडायरेक्ट वे में पूछा जाता है, यानी कि सीधा उसका आंसर यहां पर नहीं मिलेगा आपको, अप्रत्यक्ष रूप से आपको ढूंढना पड़ेगा। तो आइए हम लोग पैराग्राफ को पढ़ते हैं। बार बार मैं पैराग्राफ को नहीं पढ़ूंगा, उत्तर को नहीं ढूंढूंगा, आप एक बार इसको समझ लीजिए, हम प्रश्न को पढ़ेंगे फिर उत्तर को देखने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा, ठीक है, लेकिन बार बार ढूंढेंगे नहीं उत्तर हम, क्योंकि फिर नहीं तो फिर टाइम बहुत लगेगा और वीडियो लंबा हो जाएगा। ओके चलो पैराग्राफ पहले पढ़ लेते हैं एक बार कि क्या है पैराग्राफ में। ओके, गद्यांश में अब लिखा है कि हिंदी भाषा व्याकरण एवं अवबोध क्षमता, यानी कि जो कॉम्प्रिहेंशन वाला है। कॉम्प्रिहेंशन में बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि टाइम इसमें थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन आप सही कर सकते हो, बस शर्त क्या है, चीजों को ठीक ढंग से समझना, उसका शीर्षक वगैरह ठीक ढंग से लिखना, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो, और कम्युनिकेशन ये जो कॉम्प्रिहेंशन है इसका जो है स्तर ठीक ठाक लेवल का होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। चलो पढ़ते हैं हम लोग फटाफट। 18 से 21 तक के प्रश्न जो दिए होंगे उसी ये, यानी कि इस पैराग्राफ में, इस कॉम्प्रिहेंशन में 18 से 21 तक के उत्तर आपको लिखना है। क्या है कॉम्प्रिहेंशन? कि भाषा का प्रयोग 2 रूपों में किया जा सकता है, एक तो सामान्य जिससे लोक में व्यवहार होता है, लोक में व्यवहार होता है, तथा दूसरा साहित्य रचना के लिए जिसमें प्रायः अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। साहित्यिक रचना के लिए प्रयुक्त भाषा लोक भाषा का कार्य करते हुए भी उससे भिन्न होती है, क्योंकि इसमें कवि की कल्पना भी काम करती है तथा उसे परिमार्जित रूप में प्रस्तुत करती है। विद्वानों का अनुमान है कि जब से संसार में साहित्य का सृजन आरंभ हुआ है, तभी से अलंकारिक भाषा का प्रयोग में लाई जा रही है। संसार का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद तथा आदि महाकाव्य रामायण इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इन दोनों रचनाओं में अलंकृत भाषा के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, यानी कि उत्कृष्ट उदाहरण प्राप्त होते हैं। संसार के समस्त कवियों तथा साहित्यकारों ने इसी प्रवृत्ति का अनुसरण किया है। किसका? जो ये आपकी अलंकारिक भाषा है, इसी का प्रयोग किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वस्तुतः अलंकृत भाषा के अभाव में काव्य नहीं कहलाता है। इसी बात का समर्थन करते हुए कहा भी गया है कि अलंकार विहीन कविता विधवा के समान होती है। आचार्य वामा का भी कथन है। किसका कथन है? ध्यान रखिएगा, आचार्य वामा का भी कथन है कि जिस प्रकार किसी रमणी की सुंदरता अलंकारों के बिना पूर्ण नहीं होती है, इसी प्रकार साहित्य भी आभूषणों के बिना शोभा नहीं पाता है। आचार्य दंडी ने, किसने? आचार्य दंडी ने अलंकारों को काव्य का शोभा विधायक धर्म माना है। आचार्य मम्मट और विश्वनाथ, नाम याद रखिएगा, क्या? आचार्य मम्मट और विश्वनाथ ने भी काव्य में अलंकार की महत्ता स्वीकार करते हुए क्रमशः उन्हें सौंदर्य के उपकारक तथा शब्दार्थ के शोभातिशायी धर्म
कहा है। ठीक, ये लास्ट वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है क्योंकि इन्हीं सब में से आपसे प्रश्न भी पूछेगा। ठीक है, ये पैराग्राफ है, एक बार आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से पॉज करके वीडियो, और फिर हम इसका प्रश्न पढ़ते हैं और इसका उत्तर देखते हैं कि क्या होगा। तो पहला प्रश्न क्या बनता है आपसे कि लोक व्यवहार की भाषा होती है, कैसी भाषा होती है? तो बेसिकली इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद अगर आप पाएंगे, ठीक है, तो इसकी भाषा क्या होती है? सामान्य होती है, नॉर्मल बोलचाल की भाषा होती है। जो आप स्टार्टिंग के 3 लाइन पढ़ेंगे, इसको पढ़ लीजिएगा, मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं, स्टार्टिंग के 3 से 4 लाइन पढ़िए आप, आपको इसका जो उत्तर है क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, यानी कि जो क्या होगा कि लोक व्यवहार की जो भाषा होती क्या होती है, वो बेसिकली बोलचाल की सामान्य लोक भाषा होती है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा पैराग्राफ के यानी कि कॉम्प्रिहेंशन के अकॉर्डिंग। दूसरा, संसार के अधिकांश कवियों ने जिस भाषा विषयक प्रवृत्ति का अनुकरण किया है वह प्रवृत्ति क्या है? वह प्रवृत्ति है अलंकृत भाषा का प्रयोग किया है। देखो मैंने आपको बताया भी था, यहां पर आ जाओ फटाफट देखो जरा, अलंकृत भाषा का प्रयोग। ठीक है, ये देखो तभी से अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो। तो बेसिकली इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि अलंकृत भाषा का प्रयोग। ठीक है, संसार के अधिकांश कवियों ने जिस भाषा विषयक प्रवृत्ति का अनुकरण किया है वह प्रवृत्ति कौन सी है? अलंकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। यह पैराग्राफ में ही आपको दिख रहा होगा। कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट आपको पैराग्राफ में नहीं मिलेगा, उसमें से अर्थ निकालना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि कॉम्प्रिहेंशन को बहुत आराम से पढ़िएगा, बहुत ही स्लो पढ़िएगा, तब जाके आप उसका उत्तर दे पाएंगे। इस बात का आपको क्या करना है, विशेष ध्यान देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, शब्दार्थ के शोभातशायी धर्म अलंकार के समर्थक आचार्य कौन हैं? यह भी अगर आप देखेंगे तो पैराग्राफ के लास्ट में इसका उत्तर दरअसल क्या है, दिया गया है। ठीक है, आचार्य मम्मट और विश्वनाथ ने भी काव्य में क्या किया है? अलंकार की महत्ता स्वीकारते हुए उन्हें क्रमशः उन्हें सौंदर्य के उपकारक तथा शब्दार्थ के शोभातिशायी धर्म कहा है। इसे क्या कहा है? शोभातिशायी धर्म कहा है। देखो यहां पर लिखा हुआ है, ये देखो शोभातिशायी धर्म कहा है। तो लास्ट में जो है इसका उत्तर आपको मिल जाएगा, यानी कि जो है विश्वनाथ ने बात जो है कही है। देखो यहां पर नाम लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको आराम से पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ना, फिर इसका उत्तर खुद से देखना। जब ये वीडियो वाइंड अप हो जाएगा तो आप लोग खुद से इसको देखकर करने की कोशिश कीजिएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ओके, चलो नेक्स्ट है, साहित्यिक भाषा और लोक भाषा में एक प्रमुख अंतर क्या होता है? ठीक है, साहित्यिक भाषा और लोक भाषा सिंपल सी बात है। तो साहित्यिक भाषा अलग होती है, पैराग्राफ के स्टार्टिंग में ही 4 पॉइंट्स आप पढ़िए, 5 लाइन आपको मिल जाएगा कि साहित्यिक भाषा और लोक भाषा कैसी होती है। ठीक है, तो साहित्यिक भाषा और लोक भाषा में एक प्रयुक्त अंतर है। क्या अंतर है? 5 लाइन पढ़िएगा, समझ जाइएगा। बेसिकली इसमें क्या होगा कि ये बेसिकली क्या होती है, परिमार्जित होती है, दूसरी अपरिमार्जित होती है। क्या साहित्यिक भाषा और लोक भाषा में एक क्या होगी, परिमार्जित होगी, और दूसरी क्या होगी, अपरिमार्जित होगी। अगर आप इसके ये देखो यहां से पढ़ो, साहित्यिक रचना के लिए प्रयुक्त भाषा लोक भाषा का कार्य करते हुए भी उससे भिन्न होती है, क्योंकि इसमें कवि की कल्पना भी की काम करती है तथा उसे परिमार्जित रूप में प्रस्तुत करती है। ठीक है, यानी कि बेसिकली एक क्या होगी, परिमार्जित होगी, और दूसरी क्या होगी, अपरिमार्जित होगी। ठीक है, ये इनडायरेक्टली पूछा है आपसे, इसको ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अब दोबारा से दूसरा कंप्रिहेंशन हमारा आ गया। इसमें से भी आपको सेम वही चीजें उत्तर देनी है, यानी कि 22 से लेकर के 25 तक आपको इसका उत्तर देना है। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग इसमें क्या लिखा हुआ है। आज तीसरी दुनिया के विकासशील देशों में देश के आधुनिकीकरण और विकास में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन एक मोहक शब्द है। अमेरिका तथा उसकी बिरादरी के एकाधिकारवादी बड़े पूंजीवादी देशों ने गरीबी से संघर्ष कर रहे विकासशील देशों के त्वरित विकास के लिए इसे एक कारगर और प्रभावी उपाय के रूप में क्या किया, प्रचारित किया है। विकास के प्रश्न को केवल अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखने वाले इन बड़े राष्ट्रों का मानना है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद और राष्ट्रीय आय की वृद्धि में इसकी भूमिका चमत्कारिक है। इस अर्थ में भूमंडलीकरण आज विश्व में विकास का क्या, पॉइंट ध्यान रखिएगा, भूमंडलीकरण आज विश्व में विकास का नया और आकर्षक नारा बन गया है।
आर्थिक विकास के लिए, पॉइंट यहां से भी याद रखिएगा, प्रश्न पूछेगा आपसे कि आर्थिक विकास के संदर्भ में भूमंडलीकरण का अर्थ है किसी देश की अर्थव्यवस्था को अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से संबद्ध कर उसे विश्वव्यापी बनाना। इसके लिए सभी वस्तुओं के आयात की खुली छूट, सीमा शुल्क में कमी, विदेशी पूंजी के मुक्त प्रवाह की अनुमति, सेवा क्षेत्र विशेषकर बैंकिंग, बीमा तथा जहाजरानी क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश आदि उदार अर्थनीतियों को अपनाना आवश्यक है। आर्थिक उदारीकरण भूमंडलीकरण की आधारभूत क्या है? शर्त है, जिसके बिना देश की अर्थव्यवस्था को विश्वव्यापी आयाम नहीं दिया जा सकता। ठीक, इसके अलावा उदारीकरण का अर्थ है देश के उद्योग, व्यापार, लघु उद्योग और निर्यात की उपेक्षा कर देश में विदेशी उद्योग व्यापार स्थापित करने एवं आयात उद्योग धंधों को की अपेक्षा विदेशी उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देने की आधारभूत नीति को अपनाकर चलता है, जो किसी भी राष्ट्र के हित में नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है यहां पर स्टार्टिंग में। विश्व के बड़े पूंजीवादी राष्ट्रों ने भूमंडलीकरण को विकासशील देशों के लिए एक अद्भुत वरदान माना गया होगा यहां पर। ठीक है, वह उन देशों के विकास के लिए अलादीन का क्या है? अलादीन का चिराग है। ठीक है, यानी कि भूमंडलीकरण के बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है कि भूमंडलीकरण से दरअसल जो विकास होगा वो किस प्रकार से होगा, जो विकासशील जो देश है उनको नुकसान फायदा क्या होगा। ठीक है, ये सारी बातें इसमें दी गई हैं और आइए हम लोग इसको फटाफट इसके आंसर को देखते हैं कि क्या क्या इसमें चीजें होंगी। तो भूमंडलीकरण से क्या होगा? निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है या विदेशी उद्योग धंधों को प्रोत्साहन मिलता है, स्वदेशी उद्योग धंधों को प्रोत्साहन मिलता है, विकासशील देशों को त्वरित विकास होता है। सिंपल सी बात है, अभी हमने पढ़ा था बेसिकली कि भूमंडलीकरण से विदेशी उद्योग धंधों को प्रोत्साहन मिलता है, हमने अभी पढ़ा था आपको। अब देखो यहीं पर बीच में हमने कहीं पढ़ा था, ध्यान नहीं आ रहा, देखो कहां हमने पढ़ा था इसको, विदेशी उद्योग धंधों को, चलो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, यहीं पर कहीं हमने इसको पढ़ा था। ठीक है, इसी पॉइंट पर हमने पढ़ा था इसको कि जब भूमंडलीकरण होगा तो क्या होगा, विदेशी जो उद्योग धंधे होंगे उनको प्रोत्साहन मिलेगा। ये पॉइंट देखो जरा यहां पर कहीं लिखी होगी, ठीक है, पढ़ लीजिएगा खैर आप लोग एक बार। ठीक है, अभी मिल नहीं रहा क्योंकि पैराग्राफ बड़ा है, फिर टाइम लग जाएगा अगर ढूंढेंगे तो। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी वाला, यानी कि विदेशी उद्योग धंधों को प्रोत्साहन मिलता है किससे? भूमंडलीकरण से, अर्थात ग्लोबलाइजेशन की वजह से, जिसका पॉइंट आपके इसी पैराग्राफ में क्या है लिखा हुआ है। इसको आप लोग क्या करिएगा, ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग। चलो नेक्स्ट है भूमंडलीकरण में। पहले क्या पूछा था, भूमंडलीकरण से, और अब पूछ रहा है भूमंडलीकरण में। क्या प्रश्न है आपके सामने? प्रश्न है कि विश्व के सभी देशों के समान विकास की भावना निहित होती है भूमंडलीकरण में, या फिर भूमंडलीकरण में राष्ट्रों की सांस्कृतिक अस्मिता का संरक्षण होता है, या फिर बड़े राष्ट्रों की एकाधिकारीवादी मनोवृत्ति पर कुठाराघात होता है, या फिर जो है बड़े देशों द्वारा छोटे देशों का शोषण करने की भावना निहित होती है। बिल्कुल सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, बिल्कुल शोषण होगा इसमें। क्यों शोषण होगा? पैराग्राफ जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें क्या लिखा हुआ था कि जो देश होगा उस देश के उद्योग धंधों को ना बढ़ा करके विदेशी उद्योग धंधों को बढ़ाना और विदेशी चीजों को प्रमोट करना बेसिकली भूमंडलीकरण में होता है, ग्लोबलाइजेशन में होता है। कहीं ना कहीं जो विकासशील देश होते हैं उसका नुकसान होता है। ऐसे में ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भूमंडलीकरण में बड़े देशों द्वारा छोटे देशों का शोषण किया जाता है। कई बार क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बहुत हो जाता है, बड़े कंट्री क्या करती हैं, छोटे कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करती हैं और वहां पर वो फिर शोषण करती हैं। ठीक है, तो हालांकि पैराग्राफ के अकॉर्डिंग भी जो है आपका डी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। बेसिकली देखा जाए तो आप इसके प्रश्नों को जिसमें दिया गया है आप इसको बिना पैराग्राफ के पढ़ के भी जो है इसका राइट टिक लगा लेंगे, क्योंकि बेसिकली ये टॉपिक भूमंडलीकरण का है। अगर आपने भूमंडलीकरण को आपने अगर सही तरीके से समझा होगा, ग्लोबलाइजेशन को, तो आप कर ले जाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है अलादीन का चिराग का अर्थ क्या है। देखो लास्ट में दिया गया था पॉइंट आपसे, है ना, कि अलादीन का चिराग क्या होता है। अब इसका अर्थ आपको बताना है, एकमात्र सहारा, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प, ठीक है, अभिसेप्टिव वस्तु या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प, यानी कि अलादीन का चिराग, है ना। बहुत मुश्किल से कोई चीज मिलता है, एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है ना, ये ध्यान रखिएगा इसको। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट है, इस गद्यांश का जो है आपसे क्या पूछा है, सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए। बहुत आसान है, आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण या फिर बाजारीकरण। सिंपल सी बात है, भूमंडलीकरण आपसे हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो नेक्स्ट है, अब फिर से आपके पास क्या आ गया, पैराग्राफ आ गया। ठीक है, फिर से आपको इसमें से पढ़ना है। पढ़ूं मैं कि आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो आप लोग, देखो पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं फटाफट, ज्यादा क्वेश्चन अभी नहीं बचे हैं। इंग्लिश का बचा है, फिर हिंदी का बचा है। ठीक है, परेशान मत होना। चलो 26 से लेकर के 29 तक इसका प्रश्न का, इसके प्रश्न का भी क्या करना है, आपको उत्तर देना है। ठीक है, आसान है, ये भी कोई टफ नहीं है। चलो, शील युक्त व्यवहार मनुष्य की प्रकृति और व्यक्तित्व को उद्घाटित करता है। उत्तम, प्रशंसनीय और पवित्र आचरण ही शील है। ठीक, शील युक्त व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति के लिए हितकर है। इससे मनुष्य की ख्याति बढ़ती है। किससे, शील, जो शीलता आपके भीतर आती है। शीलवान व्यक्ति सबका हृदय जीत लेता है। शील युक्त व्यवहार से कटुता दूर भागती है। इससे शंका और संदेह की स्थितियां कभी उत्पन्न नहीं होती हैं। इससे ऐसा सुखद वातावरण सृजित होता है जिसमें सभी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। शीलवान व्यक्ति अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों को सुप्रभावित करता है। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट भी आपको याद रखिएगा। क्या लिखा है कि शीलवान व्यक्ति अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों को सुप्रभावित करता है। शील इतना प्रभुत्वपूर्ण होता है कि किसी कार्य के बिगड़ने की नौबत ही नहीं आती। अधिकारी, अधीनस्थ, शिक्षक, शिक्षार्थी, छोटे बड़ों आदि सभी के लिए शीलयुक्त व्यवहार समान रूप से क्या है, आवश्यक है। शिक्षार्थी में शील का अभाव है तो वह अपने शिक्षक से वांछित शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है। शीलवान अधिकारी या कर्मचारी में आत्मविश्वास की वृद्धि स्वतः ही होने लगती है और साथ ही साथ उसके व्यक्तित्व में शालीनता आ जाती है। इस अमूल्य गुण की उपस्थिति में अधिकारी वर्ग और अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच, शिक्षकगण और विद्यार्थियों के बीच तथा शासक और शासित के बीच मधुर एवं प्रगाढ़ संबंध स्थापित होते हैं और प्रत्येक वर्ग की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। इस गुण के माध्यम से छोटे से छोटा व्यक्ति बड़ों की सहानुभूति अर्जित कर लेता है। ठीक है, यानी कि कार्यकुशलता में भी वृद्धि होती है और सब लोग बैलेंसिंग अप्रोच का होता है। इसके अलावा शील कोई दुर्लभ और दैवीय गुण नहीं है। इस गुण को अर्जित किया जा सकता है, यानी कि शीलवान गुण को आप अर्जित कर सकते हैं। पारिवारिक संस्कार इस गुण को विकसित और विस्तारित करने में बड़ी भूमिका अदा करते हैं। मूल भूमिका तो व्यक्ति स्वयं अदा करता है। चिंतन, मनन, सत्संगति, स्वाध्याय और सतत अभ्यास से इस गुण की सुरक्षा और इसका विकास होता है। सुसंस्कृत मनुष्य के चरित्र का यह शील अभिन्न अंग है। यह गुण मनुष्य को सच्चे अर्थों में मानव बनाता है। इस अमूल्य गुण को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना प्रत्येक मनुष्य का परम कर्तव्य है। इससे मनुष्य की गरिमा बढ़ती है और उसके व्यक्तित्व में चार चांद लग जाते हैं। इतना बड़ा क्या है आपका कॉम्प्रिहेंशन है ये। अब इसका उत्तर लगा आपको बताना है। ओवरऑल इसमें शीलता के बारे में बताया गया है कि शीलता क्या है, अपने आप एक अच्छा गुण है। इससे संबंध कोई भी हो, चाहे शिक्षक विद्यार्थी का हो, शिक्षार्थी का हो, ठीक है, किसी बड़े ऑफिस में जो है बॉस और उसके एम्प्लॉइज का हो, या फिर घर में संबंध हो, क्या होंगे, सब में जो है क्या होगा, बैलेंसिंग चीजें होंगी, अप्रोच सबका बढ़िया होगा, सब ठीक ढंग से काम करेंगे। जिसमें शीलता होगी लोग उसका विश्वास भी करेंगे। यही सारी बातें इसमें क्या है दी गई हैं। ये पैराग्राफ बेसिकली आपका जो इथिक्स पेपर 4 है वहां पर भी केस स्टडी के रूप में भी आ सकता है। इसमें आपसे कुछ पूछ लेगा नीचे कमेंट्स करके, ठीक है, क्योंकि इसमें शीलता के बारे में दिया गया है। एक तरीके से शीलता क्या है, गुण है आपका, कैसा गुण है, मूल्य है आपका एक तरीके से, ठीक है। और मूल्यों को बढ़ाने में शिक्षक, परिवार, शैक्षणिक संस्थाएं, इनकी भूमिका अहम होती है। चलो खैर वो एक अलग टॉपिक है, हम आते हैं इसके प्रश्नों पर। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि शीलवान व्यक्ति अपने संपर्क में आने वाले लोगों को कैसे प्रभावित करता है। सिंपल सी बात है, वह सुखद वातावरण के सृजन द्वारा प्रभावित करता है। ये हमने जो है शायद 8वीं या 9वीं लाइन में इसको पढ़ा था हमने। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सुखद वातावरण के सृजन द्वारा प्रभावित करता है। ये सीधा पॉइंट आपके जो है वहां पर लिखा हुआ है। अब मैं फिर से नहीं पढ़ रहा हूं, नहीं तो फिर टाइम बहुत लग जाएगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, शील गुण के कारण अधिकारियों और कर्मचारियों में क्या होता है। बहुत आसान है, ठीक है, मधुर एवं प्रगाढ़ संबंध स्थापित होता है। पढ़ा था, बीच में ही लाइन आई थी अगर आपको ध्यान होगा, ठीक है, मैंने कहा था ध्यान देना इस पॉइंट को। तो क्या होगा, मधुर एवं प्रगाढ़ संबंध जो है क्या होगा, स्थापित होगा, ठीक है, याद रखिएगा इसमें, ठीक हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ये ऑप्शन है ही नहीं, उसमें हमने पढ़ा ही नहीं है।
यही था हमने कि शील गुण के कारण अधिकारी और कर्मचारियों में क्या होता है, मधुर एवं प्रगाढ़ संबंध स्थापित होता है। बस सिंपल सी बात है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट है, शील गुण किस प्रकार अर्जित किया जा सकता है? तो मित्रों के साथ समय बिताने से या प्रतिदिन नियमित व्यायाम से? होगा ही नहीं तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, सिंपल सी बात है। व्यायाम करने से शील गुण कहां से आ जाएगा, नहीं होगा। मित्रों के साथ समय बिताने से शीलता नहीं आती है। स्वयं के चिंतन मनन सत्संगति एवं सतत अभ्यास से, देखो ये पॉइंट हमने पढ़ा था, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी कि स्वयं के चिंतन मनन सत्संगति और सतत अभ्यास से शील गुण आपके भीतर अर्जित किया जा सकता है। यही इसका सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला हम पढ़ेंगे नहीं। ख्याली पुलाव पकाने से, ख्याली पुलाव पकाने से क्या आप शीलवान बन जाएंगे? क्या नहीं बन सकते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, शील युक्त व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति के लिए हितकर है क्योंकि इससे बहुत अधिक संपत्ति मिलती है। यह है क्या? बिल्कुल नहीं लग रहा है, सिंपल सी बात है। कटुता दूर होती है, बिल्कुल। अगर आप शीलवान हैं तो कटुता दूर होगी, और ये सीधे आपके पैराग्राफ में कॉम्बिनेशन में दिया भी है पॉइंट ये, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। और ये बाकी दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा कुछ नहीं है। दीर्घायु प्राप्त होती है, ये सब बकवास काम है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सीधे सीधे हो जाएगा, कटुता दूर होती है। यानी कि अगर आप शीलवान व्यक्ति हैं तो कटुता इससे क्या होगी, दूर हो जाएगी। इसमें मिठास उत्पन्न होती है। शीलवान है तो क्या संबंध मधुर स्थापित होंगे, आपके रिलेशन अच्छे होंगे। शीलवान व्यक्ति, इसलिए हमेशा शीलवान बनो, ठीक है। नैतिकता अपने भीतर लाओ, मूल्यों का समावेशन करो, ठीक है। ये नहीं कि आपसे सामने वाला डर के भाग जाए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? बहुवचन में कौन सा प्रयोग होता है? शिशु प्रयोग होता है, भक्ति या पुस्तक या प्राण? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि हमेशा जो है बहुवचन के रूप में प्राण उपयोग होता है। चलिए आप हम जल्दी करते हैं तो फिर टाइम हो जाएगा बहुत। नेक्स्ट है, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति, फिर क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी कि बैच में डैश दे रखा है, डॉट डॉट है, फिल करना है, पाई जाती है। यानी कि महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है। भौतिक वस्तुओं के प्रति क्या पाई जाती है? वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। निर्लिप्तता पाई जाती है, लिप्तता पाई जाती है, निष्कपटता पाई जाती है, निपटता पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका निर्लिप्तता। सिंपल सी बात है। जो महान व्यक्ति होंगे, महान व्यक्ति जो भौतिक वस्तुएं होती है उनके प्रति निर्लिप्तता होती है, अर्थात वो उससे दूर रहते हैं। जो नॉर्मल जो ह्यूमन होता है, कॉमन जो ह्यूमन होता है, हम लोग के जैसा जो व्यक्ति होता है, उसे चाहिए होता है एसी, पंखा, लाइट, कूलर, है ना, गाड़ी, लंबी लग्जरियस गाड़ी, बेड बढ़िया, रूम अच्छा, सब कुछ चाहिए होगा। लेकिन जो महान जो लोग होते हैं वो इन भौतिक प्रकार की वस्तुओं से इनमें लिप्त नहीं होते, इनसे निर्लिप्त होते हैं, अर्थात इनसे दूर होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सही उत्तर। चलो आगे बढ़ते हैं हम तो फटाफट। खर शब्द का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। तो खर शब्द का अर्थ गधा भी होता है, तिनका भी होता है, राक्षस होता है, बाण नहीं होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है, बहुत आसान है, कितनी बार आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा, सिंपल सी बात है, देख के आपने बताना है। कवयित्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कोई रॉकेट साइंस है इसमें नहीं है। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है, आंखों में गणना, मुहावरे का क्या अर्थ है? सिंपल सी बात, आंखों में गणना मतलब किसी के प्रति आपकी चिढ़ बहुत ज्यादा है, मतलब मन में खटकना, एक तरीके से आप मतलब मन करता है यार दूर रहो तुम बस यार, ठीक है, आंखों में चुभ रहे हो, गड़ रहे हो मेरे, मतलब बस तुम दूर रहो हमसे। तो मन में खटकना, इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द इसमें से जो है सही है? तो कवयित्री देखो गलत लिखा है, अभी हमने इसको पढ़ा ही, लास्ट में देखो कवयित्री ऐसे लिखा जाएगा, यहां पे लिखा था, देखो ये कवयित्री सही हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, तदुपरांत गलत लिखा है, पूजनीय में आधा जा नहीं होगा, पूजनीय होगा, ठीक है। और ये अंत्याक्षरी सही लिखा है, एग्जैक्ट लिखा है अंत्याक्षरी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बाकी जो है ये तीनों क्या है गलत लिखे हैं, ये भी गलत लिखा है, यहां पर पूरा जा होगा और ये गलत होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास नहीं है। अब आप लोग एक बार क्या करिएगा, समास एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, तभी आप प्रश्न को कर पाएंगे कि कर्मधारय समास क्या होते हैं, बहुब्रीहि समास क्या होते हैं, द्वंद्व समास क्या होते हैं, द्विगु समास क्या होता है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो पूछा है कि निम्नलिखित किस एक में कर्मधारय समास नहीं है? तो लड़का भूल से अधमरा हो गया था, तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए, विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है, उठो दिया बत्ती का समय हो गया, यही वाला इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी कि निम्नलिखित में से
कर्मधारय समास इसमें नहीं है, बाकी 3 में है। ये समास क्या होते हैं? दीर्घ, द्वित्व, बहुब्रीहि कर्मधारय समास क्या होते हैं? ठीक है, ये बेसिकली आपको क्या करना है? पढ़ लेना है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी एक दिन मैं अलग से आपको हिंदी में ये समास और बाकी चीजों को समझा दूंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो उन्मूलन का विलोम क्या होगा? सिंपल सी बात है, बिना ऑप्शन देखे बताओ, रोपण होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फटाफट। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है वाक जाल का संधि विच्छेद क्या है? बहुत आसान है, कितनी बार आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा? वाक प्लस जाल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारा ऑप्शन क्या है? गलत है आपका। ठीक है, और वाक जाल में संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगी। बहुत आसान है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में कौन सरिता का पर्याय नहीं है? तो सरिता का पर्याय बेसिकली इसमें से त्रिपथगा नहीं है, बाकी जो है सही। ये बेसिकली गंगा का होता है। ठीक है, और ये तीनों किसके हैं? यानी कि तटनी, निम्ना, तरंगड़ी बेसिकली किसके हैं? जो है नदी के हैं। किसके हैं? नदी के हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने होते हैं? बहुत आसान है, तुरंत बताओ फटाफट। 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं रचना की दृष्टि से। कौन कौन सा? एक होता है आपका सकर्मक, क्या? सकर्मक, और दूसरा क्या हो जाएगा? अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक क्या होते हैं? ये टास्क है, पढ़िएगा तुरंत आज बुक खोल करके कि समर्क की सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या होती है। ये आपका टास्क है। ठीक है, तो मैंने तुमको बता दिया, नाम बता दिया। अब पढ़िएगा आप लोग की सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या होती है, क्योंकि खुद से कलम चलाइए तभी काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है यार अलावा व्यंजनों को क्या कहते हैं? बहुत आसान है, कई बार एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, यूपी ट्रिपल एस के एग्जाम में बहुत बार पूछा है प्रश्न। तो इससे क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, यानी कि 41 नंबर आपका क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो रट लीजिएगा इसको भाई साहब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपका इंग्लिश वाला पैराग्राफ आ गया आपके सामने। ठीक है, अब इंग्लिश वाले पैराग्राफ को आप एक बार देख लीजिए। तो रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस शुड बी बेस्ड ऑन द पैसेज ओनली। पैसेज को पढ़ना है और आपको उसका आंसर देना है। 42 से लेकर 44 तक का आपको पढ़ना है। बहुत बड़ा पैराग्राफ है, पढ़ें, कहो तो पढ़ो, कहे तो छोड़ दें। बताइए, तो पढ़ लेते हैं। ठीक है, My inference about the Tibetan civilization is certain Japanese monk of the name. Monk मतलब इसका क्या हो जाएगा? सन्यासी इसका अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा। Monk means सन्यासी। ये monk यानी कि सन्यासी। ठीक है, Name of knowledge. Who spent 3 years in the Tibet at the beginning of the, ठीक है, 20th century. His account of the experience has been translated into English and published with the title 3 years in Tibet by the Theosophical Society. It is one of the great travel books. क्या ये कौन सी है? great travel book है। ठीक है, 3 years in Tibet। ठीक है, books of the world, and so far as I am aware the most interesting book is the Tibet on Tibet, which no European traveler could possibly have had he attended the University of the Lhasa. He enjoyed the acquaintance of Dalai Lama himself. He was intimate with the one of the 4 ministers of the finance. He was the friend of the Lama and layman of all laymen, मतलब जो है जो नॉर्मल जो ह्यूमंस होते हैं, सामाजिक जो व्यक्ति होते हैं, ऑफ ऑल शॉर्ट्स एंड कैंडिडेट्स ऑफ तिब्बतियंस फ्रॉम द हाईएस्ट क्लास टू द लोवेस्ट द डिस्पेजल कास्ट स्मिथ्स एंड बचर्स। देखो स्मिथ्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली लोहार या सोनार, एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कसाई बोलते हैं। ही न्यू हिज तिब्बत एंड intimately for those 3 years. Indeed, he was for all practical purposes a Tibetan. This is something which is no European explorer can claim, and it is this which gives Kawaguchi book its unique interest. ठीक है, क्या? Kawaguchi's book its unique interest,
ये हो गया आपका इंग्लिश का पैराग्राफ। और अब आपसे क्या है, पूछा है आपके बारे में क्वेश्चन। आपको बताना है हु वाज कावागुची। तो ये क्या है, कावागुची क्या है, कावागुची इसके आंसर के अकॉर्डिंग क्या है, ए जापानीज मंक है। क्या है इसका जो है सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 3 Years in तिब्बत इज, ये क्या है, ये एक ट्रैवलर बुक है, एन एडवेंचर बुक है, ए शॉर्ट स्टोरी है या फिर ए नॉवेल है। तो पैराग्राफ में साफ साफ लिखा था कि भैया ये क्या है, ट्रैवलर बुक है। 3 Years in तिब्बत हमने पढ़ा था इसको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे, बस इसमें 2 ही था। 44 भी है। नेक्स्ट है द डिस्पेस्ड कास्ट इन तिब्बत वर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तिब्बत में मतलब इनको क्या करते हैं, जो बहुत निर्दयी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको क्या बोलेंगे हम लोग, उनको बेसिकली स्मिथ्स एंड बचर्स बोलेंगे, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग लोहार बेसिकली, ठीक है। क्या लोहार, लोहार और इसको क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कसाई, ठीक। तो ए वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें से पूछा है कि which of the following words is correctly spelled, यानी कि बताना है आपको कौन सा इसमें सही जो है इसका ऑप्शन दिया गया है, स्पेलिंग किसकी सही है। तो आप देखेंगे तो इसमें से पाएंगे जो हरास है, यानी कि HARASS हरास, ये वाला बी वाला इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बाकी स्पेलिंग सारी गलत हैं, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। हरास मतलब हरासमेंट, मतलब एक तरीके से हरासमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे, किसी को मतलब एक तरीके से उसे दुखी करना है ना, उसका हरास करना, ऐसे बोलते हैं ना, हरासमेंट एक वर्ड यूज होता है, हरासमेंट करना, ठीक है, किसी को जो है परेशान करना एक तरीके से मेंटली या किसी भी तरीके से। तो ये HARASS इसका सही हो जाएगा, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। द वर्ड असिस्मेंट मीन्स, असिस्मेंट मीन्स क्या होता है, ये आपसे पूछा है, 4 ऑप्शन दिए गए आपके सामने। तो असिस्मेंट का मतलब इंक्वायरी होती है, या रिपोर्ट होता है, या इवोल्यूशन होता है, ठीक है, या समरी होती है। बहुत आसान है ये। तो बेसिकली जो असिस्मेंट होता है, असिस्मेंट का मतलब होता है एवोल्यूट करना, एवोल्यूशन करना। असिस्मेंट मतलब देखना, चेक करना, और इसको दूसरे अर्थ में क्या प्रयोग करते हैं, एवोल्यूट करना। ऐसे आप लोग कई बार बोलते हो कि सर कॉपी एवोल्यूट कर दीजिए, मतलब चेक कर दीजिए, असेस कर दीजिए, असेसमेंट उसका कर दीजिए, देखिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो असेसमेंट को ही क्या बोलते हैं, एवोल्यूट करना बोलते हैं, यानी कि एवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, असेसमेंट मतलब एवोल्यूशन, ओके। तो बी और सी वाला इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। द वर्ड लवली इज, क्या है ये, द वर्ड लवली इज क्या हो जाएगा, ए ग्राउंड, ए वर्ब एंड एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो ये बेसिकली एडजेक्टिव में आएगा, अर्थात विशेषण में आएगा। और विशेषण कौन होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताओं में से आते हैं, ठीक है। तो एंड एडजेक्टिव हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि लवली हो गया, लोनली हो गया, फ्रेंडली हो गया, ये कुछ इस प्रकार के वर्ड इसमें आते हैं एडजेक्टिव फॉर्म में, ठीक है। चलो नेक्स्ट है। अब एक्टिव वाइज पैसिव वाइज मैंने आपसे कहा था कि आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, बस हम अब आप लोग इसको आराम से करते रहिएगा, हम इसका सिर्फ आंसर आपको बता रहे हैं। प्रैक्टिस आप लोग घर पे बैठिएगा कि किस प्रकार के सेंटेंस में क्या होता है, कौन सा पास्ट इंडेफिनिट में है, कौन सा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, कौन सा क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग एक्टिव वाइज पैसिव वाइज करिएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले में भी आप लोग यही करिएगा, ठीक है। बस हम इसका आंसर बता रहे हैं आपको, ओके। चलो प्रैक्टिस खुद से करनी है। एक बार एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के सारे रूल्स देख लेना, टास्क है आपका, तभी कर पाओगे। क्या टास्क 2 आपका है, ठीक है, कि एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज जो आपका होता है, एक्टिव पैसिव वाइज, ठीक है, वो और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, सारे इसके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ओके। चलो तो पूछा है द एक्टिव वाइज ऑफ द सेंटेंसेस वाज नॉट इन हर रिवोक्ड बाय हिज ऑफिसर इज, फिर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिड नॉट, लग जाएगा आगे, हो जाएगा डिड नॉट हिज ऑफिसर रिवोक हिम, बस ये हो जाएगा सी वाला इसका राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंसेस विद द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम दोज गिवन बिलो। सी इज सीरियसली इबिल प्लीज,
अ डॉक्टर, तो इसको क्या होगा, इसको बोलेंगे हम लोग, इसमें बीच में फिल किया जाएगा कॉल इन। बाकी ये कॉल आउट तो बिल्कुल नहीं होगा, सिंपल सी बात है। कॉल अप हो सकता था लेकिन नहीं होगा, कॉल ऑफ बिल्कुल नहीं होगा, कॉल इन हो जाएगा, यानी कि डी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आउट द करेक्ट सेंटेंसेस, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको करेक्ट आंसर को पॉइंट आउट करना है, यानी कि आपको चुनना है कि कौन सा सही सेंटेंस इसमें लिखा हुआ है। आई नो टू ऑपरेट दैट कंप्यूटर, नहीं सही लिखा है। इंग्लिश अगर थोड़ी सी बेसिक समझ होगी तो आप कर ले जाओगे कि नहीं सही है। फिर बी क्या है, आई नो हाउ टू ऑपरेट दैट कंप्यूटर, कि हाँ भाई मुझे पता है कि उस कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करना है। आई नो हाउ टू ऑपरेट दैट कंप्यूटर, ठीक, ये सही लग रहा है मुझे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई नो टू डू ऑपरेट दैट कंप्यूटर, यहीं से गलत लग रहा है, सिंपल सी बात है, नहीं होगा। नेक्स्ट है आई नो हाउ टू डू, नहीं होगा। ऑपरेट दैट कंप्यूटर बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या सही, यानी कि आई नो हाउ टू ऑपरेट दैट कंप्यूटर, यानी कि मुझे पता है उस कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करना है, मतलब कैसे चलाना है एक तरीके से, ठीक है, उसका संचालन करना है। बस हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है चूज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियोमेटिक फ्रेजेस अंडरलाइंड बिलो। द बॉय टर्न्ड ए डीफ ईयर, यहां पे अंडरलाइन होगी ईयर, टू द एडवाइस ऑफ हिज वेल विशर्स। तो भाई साहब इसका उत्तर हो जाएगा रिफ्यूज्ड टू लिस्टन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका क्या राइट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है, समझ लेना इसको अच्छे से। नेक्स्ट है आउट ऑफ द गिवन alternatives choose the one which can the substitute for the given sentences, यानी कि a person who is suffering from nervous breakdown is, यानी कि एक व्यक्ति जो है जो तंत्रिका संबंधी बीमारी से क्या है, वो बीमार मतलब बीमार है, इफेक्टिव है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे हम लोग एसेंट्रिक बोलेंगे, नहीं बोलेंगे भाई साहब। यानी कि क्या कोई विलक्षण व्यक्ति है क्या, अगर नर्वस सिस्टम उसका खराब है, ए पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम नर्वस ब्रेकडाउन, यानी कि तंत्रिका तंत्र से परेशानी है उसको, नर्वस ब्रेकडाउन है उसको, तो क्या बोलेंगे उसको एसेंट्रिक बोलेंगे क्या, मतलब विलक्षण व्यक्ति बोलेंगे इसको, नहीं न्यूरोटिक बोलेंगे, हाँ बिल्कुल, उसे क्या है नर्वस वाली प्रॉब्लम है, नर्वस ब्रेकडाउन है, तो उसको क्या बोलेंगे न्यूरोटिक बोलेंगे, ठीक है, बी वाला इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ल्यूनेटिक भी नहीं बोलेंगे और मोंग्रेल भी नहीं बोलेंगे, यानी कि न्यूरोटिक क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है चेंज द वाइज ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है, अब इसमें भी आपको वही चीज करनी है, मैंने कहा था एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को देख लीजिएगा। तो द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड, इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूं, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें से देख लीजिएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट में है, फिर इसको कैसे चेंज करना है, ठीक है, आई थिंक इसमें पास्ट इंडेफिनिट है। द स्टूडेंट्स वर एडवाइज्ड बाय द टीचर टू वर्क हार्ड, ये हो जाएगा इसका क्या राइट आंसर। बाकी 3 ऑप्शन इसमें गलत लिखे गए हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द सेंटेंसेस इज द गिवन बिलो। फिर से वही बात, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने कहा था, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं, तो ये है, आपको उसको बदलना है, चेंज करना है। शी टोल्ड दैट हर ब्रदर वाज गेटिंग मैरिड, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सही उत्तर, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सोच के बताइए फटाफट आप लोग। इसका सही उत्तर होगा आपका सी वाला, यानी कि सी शायद माय ब्रदर इज गेटिंग मैरिड, ये हो जाएगा भाई साहब इसका क्या सही उत्तर। शी टोल्ड दैट की जगह पर क्या हो जाएगा शी शायद, ठीक है, और माय ब्रदर इज गेटिंग मैरिड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट है, अच्छा ये क्वेश्चन ये लास्ट में छूट गया था आपसे, स्टार्टिंग में इसको होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन छूट गया था, आइए हम इसको देख लेते हैं कि निर्णय लेने में निर्णायक कथनों को जाना जाता है किस रूप में। ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि निर्णय लेने में निर्णायक कथनों को जाना जाता है स्वतः शोध के रूप में, अंतः प्रज्ञा के रूप में, सीमाबद्ध तार्किकता के रूप में, अभिनति के रूप में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात स्वतः शोध के रूप में दरअसल जाना जाता है किसे, निर्णय लेने में निर्णायक कथनों को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का महत्वपूर्ण प्रश्न जो है सीसेट का। आई होप आपको वीडियो सही लगा होगा। सब कुछ आपको एक वीडियो में प्रॉपर नहीं समझाया नहीं जा सकता है, क्योंकि कुछ चीजें आपको स्वयं से करनी पड़ेंगी।
बाकी कोशिश हमने की है कि आपकी चीजें यहां पर प्रॉपर तरीके से हो जाएं। मिलेंगे कल हम लोग एक नए सेक्शन के साथ। अच्छा, सीसेट हम लोग फटाफट कंप्लीट कर लेंगे। 2000 जो है हम लोगों ने 12 से शायद स्टार्ट किया है, हाँ 12 से स्टार्ट किया है और 23 तक हम लोग करेंगे। वीक में 2 वीडियो मोस्टली कोशिश होगी कि आपको पहुंच जाया करेगा, या 3 वीडियो जैसा भी होगा देख लिया जाएगा। बाकी डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो आता है आपके एग्जाम के लिए, आप लोग उसको करते रहिएगा। इसमें से सीसेट में हमने मैथ रीजनिंग के पोर्शन को नहीं कराया है, वो शिवम सर कराएंगे पार्ट 2 में, ये हमारा पार्ट 1 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी वैसे भी वो मैथ रीजनिंग का सेक्शन है, वो आपको खुद से प्रैक्टिस करने की वाली बात होती है। आप लोग उस मैथ्स के फार्मूला को देख लीजिएगा, रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए, ऑलरेडी वो आपका हो जाएगा। ओके, चलो बाकी आज के वीडियो में जहां जहां लगेगा हम समझाते रहेंगे। बाकी आप जनरली जो है अब इंग्लिश के पोर्शन को आप लोग कर लिया करिए अच्छे तरीके से। कर्मधारय समास, संधियां कौन कौन सी होती हैं, कैसे कैसे क्या होती हैं, इसको एक बार आप लोग समझ लिया करिए, यहां पर प्रैक्टिस हमारे साथ कर लिया करिए, बस आपका हो जाएगा। ओके, चलो फिर मिलते हैं। बाकी डेली मॉर्निंग में 8 AM पर करंट अफेयर्स हमारा आता है। इसके अलावा योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन भी मैं कराता हूं, आप लोग उसको भी देखा करिए। पीसीएस के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इसके साथ साथ में आरओ के अभ्यर्थी हो या किसी वनडे एग्जाम के अभ्यर्थी हो, सभी के लिए दरअसल ये करंट अफेयर्स हमारा बाकी सेक्शन हमारे द्वारा कराया जाता है। अन्य वीडियो भी आपको जो है जीएस के, घटना चक्र के बाकी सारे सेक्शन आपके कराए जाते हैं। डिकोड एग्जाम को फॉलो करिए, आगे बढ़ते रहिए। हाँ, डेली मॉर्निंग में जो आपको 8 AM पर जो करंट अफेयर्स में कराता हूं, उसकी पीडीएफ फाइल भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जब मैं वीडियो कराता हूं वहां पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहता है टेलीग्राम का, वहां पर जाइए, उसको ज्वाइन करिए और पीडीएफ जो है नाइट में 9 PM पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दिख जाएगा। ओके, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।